औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के पाक मुबारक नाम से जो रहमान रहीम करीम वहदहु ला शरीक है, यसब्बिहु लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द है, जिसके बेशक कायनात का ज़रा ज़रा आपकी हम तो सना बयान कर रहे हैं। और वहदहु ला शरीक है, या हय्यु या क़य्यूम है, गफूर रहीम है, या नाफ़िउ रहीम है, या ज़ुल वल इकराम है, और या हय्यु या क़य्यूम है। हज़ारों करोड़ों ला मतराही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम, जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल हैं। आपने हमारे लिए बेहतरीन उसवा हसना छोड़ा, हम आपकी उम्मत में से हैं। अल्लाह ताला हमें आपकी उम्मत पे, आपकी सुन्नत पे अमल करते हुए कामयाबी की हिम्मत दे और इंसानियत के लिए एक अच्छा पाकिस्तानी, अच्छा मुसलमान और अच्छा शहरी बनने की तौफीक अता फरमाए। Gentlemen, we start with the new lecture, and you all know before starting the new lecture I generally deliver a message of goodness, positivity। वो गुडविल जेस्चर के तौर पे होता है और उसका मकसद ये होता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, कि मैं अपने आप को भी रीअश्योर करूँ, अपने आप की भी सेल्फ एस्टीम बेहतर करूँ, और मैं ये एफर्ट करूँ कि जितना मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ। ये मेरी अपनी भी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ एश्योरेंस होती है। एंड विद दिस नीयत कि अगर शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, यकीनन मुझसे बेहतर अमल कर रहे हैं आप, लेकिन कोई नई चीज़ बाज़ दफ़ा पता चलती है तो उससे कम्युनिटी को फ़ायदा हो जाता है और बाकियों का भी भला हो जाता है। सो विद दैट स्पिरिट अल्लाह ताला हमें अच्छाई बताने की और अच्छे काम करने की हिम्मत दे। आई शेयर विद यू द फर्स्ट मैसेज। ये सूरा अल-नहल की 79 इसकी वर्स है और उसकी ट्रांसलेशन में आपसे शुरू करूँगा। आयत 79 की ट्रांसलेशन है, Do you not see the birds held high between heavens and the earth? आप परिंदों को उड़ता हुआ देखते हैं जन्नत और ज़मीन के दरमियान में। Nothing holds them aloft but Allah. There are verily signs in this for those who believe. बेशक मेरे रब की निशानियां हैं जो इस पे यकीन करें। आप गौर करें, हमारा दीन है, दीन फितरत है, फितरत के बहुत करीब है। और अगर आप अपने रब्बे वहदहु ला शरीक की, रब्बे ज़ुल जलाल की, रब्बे या हय्यु या क़य्यूम की, खालिक़े कायनात की, जिसका कोई हमसर कोई शरीक नहीं, उसकी वहदनियत और उसकी रुबूबियत पे नज़र डालें तो आपको कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में नज़र आएगी। आपको कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आएंगे, कहीं तेज़ रफ्तार किस्म के दरिया नज़र आएंगे उन पहाड़ों के बीच में, कहीं बेस होगा, कहीं टॉप पे बर्फ़ होगी, कहीं समुंदर होंगे, कहीं दरिया होंगे, कहीं परिंदे होंगे, कहीं चरिंद होंगे, कहीं परिंद होंगे। वही ज़ात बाबरकात है, वही मालिक खालिक है। एक पत्थर के अंदर भी रिज़्क़ का जिम्मेदार है, उस कीड़े के लिए भी जिम्मेदार है, और शहरों के अंदर रहते हुए मेरे और आप जैसे इंसानों को लिए भी मनसलवा के ढेर लगे हुए और रिज़्क़ के ढेर लगे हुए। बेशक व तर्ज़क़ु मन तशाओ बगैर हिसाब, बेशक मेरा रब जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ दे दे। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला मेरे और आपके रिज़्क़ में भी इजाफा करे, हमें अच्छे काम करने की हिम्मत तौफीक दे और उसका अच्छा इंसान बना दे। दूसरा मैसेज जो है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है आई एम नेवर अलोन, अल्लाह इज ऑलवेज देयर विद मी। असल में इस्लाम जो है, दीन जो है, रब्बे खालिक़े कायनात इंसान को कोशिश में सही में एफर्ट करता है। लैज़ल इंसान इल्ला मा सा, बेशक इंसान को उतना ही मिलेगा जितनी उसने एफर्ट की, सही की, कोशिश की। तो अल्लाह पाक पसंद करते हैं उन लोगों को जो मेहनत करें, जो उसकी मखलूक के लिए पॉजिटिविटी करें, जो आगे बढ़ें और साफ दिल के साथ, साफ नीयत के साथ अच्छाई करें। सो इसीलिए कहते हैं कि इकबाल ने भी कहा था, मैं अक्सर रिपीट करता हूँ ये शेर, तवक्कल इसको कहते हैं कि खंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। कि तवक्कल इसको कहते हैं कि खंजर तेज रख अपना, पहले आप अपना पूरा हार्डवर्क करें, अपने सारे स्वाब पे जोर दें, सारी चीज़ों पे जोर दें। तवक्कल इसको कहते हैं कि खंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। उसके बाद आप अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल पे छोड़ दें, वो मालिक बेहतरी करने वाला है, बड़ा मान से 70 गुना ज्यादा प्यार करने वाला रब है। मुझे बार बार वो बात याद आ रही है और मैं आपसे शेयर भी करना चाहता हूँ। कहते हैं
कि अल्लाह की रजा के लिए जिस नीयत के साथ आप करेंगे, जिस रूट पे करेंगे, जिस जहां करेंगे, अल्लाह ताला उसमें जरूर बरकत करें डालेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें उसका आपको रिजल्ट ना मिले। सो लेट्स वर्क हार्ड विद द पॉजिटिव माइंड एंड लेट्स ट्राई टू गुड थिंग्स विद द पॉजिटिव माइंड, सो दैट कि अल्लाह ताला हमारे रिस्क में इजाफा फरमा दे, हमारे इल्म में इजाफा फरमा दे और इसको एक अच्छा बना दे। इसलिए इकबाल ने कहा था, खुदा तुझे किसी समुंदर से, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। कि आप वाइब्रेंसी ए साइन ऑफ लाइफ, कि आप मेहनत करें, आगे बढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह हमेशा आपके साथ है। Gentlemen, we start with before starting the lecture 27, as we all know, as per the format, I would like to share with you the summary of lecture 26 कि पिछले lecture 26 में हमने क्या क्या पढ़ा उस पर हम बात करेंगे। पिछले lecture में हमने पढ़ा we discussed the advantages and disadvantages of the organizing a business as a corporation। हमने पिछले lecture में कवर किया कि बिजनेस को एज ए कॉर्पोरेशन कैसे बनाते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और किस तरह उसको लेकर चलते हैं। वी आल्सो डिस्कस द रिटेन्ड अर्निंग्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स। हमने डिटेल में बात की कि रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हैं और रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, उस पर भी हमने बातचीत शेयर की और डिटेल में आपसे बातें की। देन वी आल्सो अकाउंटेड फॉर पेड इन कैपिटल एंड प्रिपेयर द इक्विटी सेक्शन ऑफ ए कॉर्पोरेट बैलेंस शीट। हमने पेड इन कैपिटल की बात की कि पेड इन कैपिटल क्या होता है, पेड इन कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या है, और वी आल्सो प्रिपेयर्ड द इक्विटी सिस्टम ऑफ ए कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, जो कि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट का इक्विटी सिस्टम है, उस पर हमने बात की। वी आल्सो कंट्रास्ट द फीचर्स ऑफ कॉमन स्टॉक विद दोज ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। हमने कॉमन स्टॉक के फीचर्स की प्रेफर्ड स्टॉक के साथ बातचीत की और उसको भी देखा डिटेल में। एंड वी आल्सो डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट प्राइस। कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट प्राइस को अफेक्ट करते हैं, हमने उन फैक्टर्स की बात की। ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक, दो तरह के स्टॉक हमने पढ़े थे कि प्रेफर्ड स्टॉक थे और दूसरे कॉमन स्टॉक थे, कि जो इनकी जो मार्केट प्राइस इनकी अफेक्ट करते हैं वो कौन से फैक्टर हैं, प्रेफर्ड स्टॉक के या कॉमन स्टॉक के, उन पे भी हमने डिटेल में बातचीत की। Then we also explained the significance of par value। par value की क्या significance है, book value क्या चीज़ होती है, इसकी क्या definition है, and market value of capital stock। हम capital stock की तीन एंगल से बात की कि par value क्या है, book value क्या है और market value capital stock की क्या है। इस पर हमने काफ़ी डिटेल में in length बात की। We also explained the purpose and effects of a stock split। स्टॉक स्प्लिट जो होता है इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं और इसका पर्पस क्या होता है, इस पर भी थ्योरेटिकली एकेडमिकली बातचीत की गई। वी आल्सो अकाउंटेड फॉर ट्रेजरी स्टॉक ट्रांजैक्शंस। जो ट्रेजरी स्टॉक ट्रांजैक्शंस है इसमें हमने बात की कि ये किस तरह है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है और किस तरह इसको लेके चला जाता है। Gentlemen, as you know कि after the summary of 26 lecture, now we are going to cover the lecture 27। इसका जो मोस्टली हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पे बात होगी हमारी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या है, इसके रीज़न क्या है, ये क्यों डेवलप होती हैं, इसको कैसे नीट क्लीन किया जा सकता है, इस इशू पे हम बात करेंगे। बिफोर मूविंग फर्दर हम बात करेंगे जी कॉन्सेप्ट्स अंडरलाइंग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आर डेबिट्स एंड ऑब्लिगेशंस दैट अ कंपनी एक्सपेक्ट्स टू सेटिस्फाई इन मोर देन 1 ईयर और बियॉन्ड इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या चीज़ है जी, इसके कंसेप्ट क्या है, ये है क्या चीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आर दी डेट्स हैं ये, एंड ऑब्लिगेशंस ये वो ऑब्लिगेशन है दैट अ कंपनी एक्सपेक्ट टू सेटिस्फाई इन मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज़्यादा टाइम की होती हैं, और बियॉन्ड इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, या जो उसका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है उससे आगे बढ़ी हुई होती हैं। विच एवर इज लॉन्गर, साल हो या जो ऑपरेटिंग साइकिल हो, जो भी लॉन्गर हो उसके लिहाज से जो बियॉन्ड हो उसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहा जाता है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिक्वायर दैट, गैप कहते हैं इसको, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकॉर्डेड व्हेन एन ऑब्लिगेशन अकर्स इवन दो द ऑब्लिगेशन मे नॉट बी ड्यू फॉर मैनी ईयर्स। कहते हैं बाज़ दफ़ा गैप कहते हैं जी ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी अकर हो जाती है कि बेशक वो मैनी ईयर्स के लिए हो या थोड़े वक्फे के लिए, जो ही वो अकर हो इट इज़ टू बी टेकन एज लायबिलिटी। Long term liabilities are generally valued at the amount of money needed to pay the debt or at the fair market value of goods or services to be delivered। दो एंगल है लॉन्ग टर्म वैल्यू के
कि एक तो जनरली वैल्यूड, ये किस तरह किस रेशियो से इनकी वैल्यू मोनेटाइजेशन कैसे की जाती है, एट द अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू पे द डेबिट, जितनी रकम चाहिए, कैश चाहिए अमाउंट टू पे दैट डेबिट, और एट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू बी डिलीवर, फेयर मार्केट वैल्यू के लिहाज से ये गुड्स और सर्विसेज की होती है वो होती है। A liability is classified as long term when it is due beyond 1 year or beyond the normal operating cycle. So उन्होंने कहा जी a liability is classified as long term, ये liability long term होती है when it is due beyond 1 year, जब ये 1 साल से due हो, और beyond the normal operating cycle, या ये normal operating cycle से आगे हो। Because of the complex nature of many long term liabilities, extensive disclosure in notes to the financial statement are often required. कहते हैं कि because of the complex nature of many long term liabilities, पहले long term का काफ़ी इल एक्सपीरियंस लोगों को हो चुका होगा, और extensive disclosure उन्होंने कहा है कि long term liabilities के चूँकि इससे काफ़ी complications आ चुकी हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर या इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में, ताकि ये हमेशा इन व्यू रहे और टॉप मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में रहे, और इसको उस तरह ऐसा इसकी ट्रू स्पिरिट के साथ लिया जा सके। नाउ विल कवर दी टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेबिट। लॉन्ग टर्म डेबिट जो हम बात करते हैं इसकी क्या टाइप्स हैं। पहली बात तो यह है बॉन्ड पेएबल, कि बॉन्ड पेएबल क्या है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म डेबिट, अ मोर कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देन नोट, जो ये इन्वॉल्व्स डेबिट टू मैनी क्रेडिट्स। ये जी कि ये बॉन्ड पेएबल है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म डेबिट, ये मोस्ट कॉमन जो है टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म इज बॉन्ड पेएबल, अ मोर कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देन अ नोट, यूजुअली इन्वॉल्व्स डेबिट एट टू मैनी क्रेडिटर्स। ये एक डेबिट जो बहुत सारे क्रेडिटर्स के लिए होता है। नोट पेएबल होता है, और प्रॉमिसरी नोट दैट रिप्रेजेंट्स अ लोन फ्रॉम बैंक और अदर क्रेडिटर्स। ये एक प्रॉमिसिंग नोट होता है एंटरप्राइज की तरफ से जो लोन ले रही होती है कि ये नोट पेएबल है, जो कि एक एश्योरेंस होती है टू द बैंक और एनी बॉडी हु रिक्वायर्स इट। मॉर्गेज, मॉर्गेज टर्म आपने अक्सर सुनी होगी। मॉर्गेज क्या है? इट्स अ लॉन्ग टर्म डेबिट सिक्योर्ड बाय रियल प्रॉपर्टी। एक लॉन्ग टर्म डेबिट होता है जो कि रियल प्रॉपर्टी उसके अगेंस्ट सिक्योर किया करती है। यूजुअली पेड इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, जनरली आमतौर पे मॉर्गेज की अमाउंट जो है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे की जाती है। ईच पेमेंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन द डेबिट एंड द रिडक्शन इन द डेबिट। जो इंस्टॉलमेंट में है, चूंकि हर पेमेंट जो है वो ईच पेमेंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन द डेबिट एंड द रिडक्शन इन द डेबिट। हर इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट पे कर रही होती है जो बाकी मांदा अमाउंट के, और रिडक्शन आल्सो हो रही होती है उस बैलेंस में से, डेबिट में से, वो साथ मंथली बेसिस पे इक्वल इंस्टॉलमेंट में चल रहा होता है। Then there is also a term long-term leases. When a lease has a term that corresponds closely to the life of the asset and thus is more likely purchase of an asset than a short-term lease, it is called a capital lease. कि अपने एसेट के मुताबिक, अपनी एज के मुताबिक एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये लीव ले लेते हैं लोग, और लॉन्ग टर्म लीज के नाम से इसको याद किया जाता है। पेंशन लाइबिलिटीज, पेंशन अगर इसकी लाइबिलिटी जो होती है, इट अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट रिक्वायर अ कंपनी टू मेक पेमेंट्स टू इट्स एम्प्लॉइज हैव दे रिटायर्ड। अगर वो रिटायर हो जाएं तो वो वाले कॉम्प्लेक्स, वो ये चार्जेस हैं, वो लाइबिलिटीज हैं जो पेंशन लाइबिलिटीज के नाम से भी इसको जाना जाता है, कि इंटरप्राइज ने वो पे करने होते हैं अपने एम्प्लॉइज को जो उन्होंने जॉब दी है, सर्विसेज दी हैं, एंड एज पर लीगल कॉन्ट्रैक्ट उस पर्टिकुलर एज में, उस स्टेज पे दे नीड टू पे दैम इन फुल। हम अदर लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस में बात कर रहे थे। अदर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, जैसे पहले हमने पेंशन की बात की, एक्यूमुलेशन की बात की, तो दूसरे जो हैं अदर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट रिक्वायर अ कंपनी टू प्रोवाइड मेडिकल एंड अदर बेनिफिट्स टू इट्स एम्प्लॉइज आफ्टर दे रिटायर। जैसे रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट जो होता है, जैसे बेनिफिट्स होते हैं मेडिकल के हो गए, लोगों के इंश्योरेंस के हो गए, पेरेंट्स की उनकी ट्रीटमेंट की हो गई, बच्चों की ट्रीटमेंट्स हो गई, मेडिकल सर्विसेज हो गई, उनको ये इस तरह के बोनसेस हो गए, घरों में डिस्काउंट्स हो गए, ये सारे वो बेनिफिट हैं जो दिए जाते हैं। डेफर्ड इनकम टैक्सेस, बाज़ केसेस में डेफर्ड इनकम टैक्सेस भी जो होते हैं वो भी इस तरह लिया जाता है इनको कि ये भी फॉर द लॉन्ग रन जो है
ये भी ऑब्लिगेशन के तौर पे मर्ज हो जाते हैं, और लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन इनको कहा जाता है कि पुरानी कंपनी के या एंटरप्राइज के जो डेफर्ड इनकम टैक्सेस जो हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। दे रिजल्ट फ्रॉम यूजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स to calculate income tax on the income statement and income tax liability on the income tax return. This is considered a liability because these income tax will eventually have to be paid. जब वो कैलकुलेट करते हैं उसमें मेथड्स का एरर आ जाता है, पिछले एरर्स आ जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स अचानक मर्ज होता हैं, या इनकम टैक्स वाले जो स्टाफ है, जो उनकी अथॉरिटीज हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं, तो ऑब्वियसली दे हैव टू बी पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और द बिजनेस इंटरप्राइज। तो इसको भी लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन का हिस्सा कहा गया है। अगली चीज जो बहुत अहम है, कंसेप्चुअली में क्लियर होनी चाहिए, दी नेचर ऑफ बॉन्ड्स, के बॉन्ड की क्या नेचर है, वो किस तरह यूज होते हैं और उनको किस तरह होता है, उनकी इम्प्लीकेशन क्या है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। अ बॉन्ड इज अ सिक्योरिटी यूजुअली लॉन्ग टर्म रिप्रेजेंटिंग मनी दैट अ कॉर्पोरेशन बोरोज फ्रॉम द इन्वेस्टिंग पब्लिक। यानी बॉन्ड क्या है, लेमैन में हम कहते हैं कि इन्वेस्टिंग पब्लिक से बॉन्ड के एवज उस यूनिट ने, कॉर्पोरेशन ने बारो किए होते हैं पैसे। अ बॉन्ड एंटेल्स अ प्रॉमिस, ये प्रॉमिस है टू रीपे द अमाउंट बारोड कॉल्ड द प्रिंसिपल अमाउंट, कि ये उन पे द बिजनेस एंटरप्राइज और कॉर्पोरेशन इज बाउंड टू पे लीगली द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द बॉन्ड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट एंड टू पे इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफाइड डेट एट स्पेसिफाइड टाइम्स। दो चीजें इन्होंने पे करनी है, एक तो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा इंटरेस्ट, जिस तरह उन्होंने इसकी बनाई हुई है अपनी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, एंड यूजुअली सेमी एनुअली, अमूमन ये जनरली ये कल्चर है कि सेमी एनुअली रखा जाता है इसको, 6 मंथली, उसमें वो लगता है वो डेबिट, वो जो इंटरेस्ट है और एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो एक्यूमुलेट होती रहती है उस पर। व्हेन अ पब्लिक कॉर्पोरेशन डिसाइड्स टू इशू बॉन्ड्स इट मस्ट रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द SEC। SEC है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। तो व्हेन अ पब्लिक कॉर्पोरेशन, जब कोई कॉर्पोरेशन चाहती है डिसाइड टू इशू बॉन्ड्स, वो बॉन्ड्स को इशू करना चाहती है, इट मस्ट रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन टू बारो द फंड्स, उनसे बारो फंड करती है। द SEC रिव्यूज द कॉर्पोरेशन फाइनेंशियल हेल्थ। ऐसे अलाउ नहीं कर दिया जाता कि कोई भी कॉर्पोरेशन उठे और अपना बॉन्ड जो है लॉन्च कर दे, वो इसकी फाइनेंशियल हेल्थ को सर्टन करती है SEC थ्रू देयर ओन स्टाफ और ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट स्टाफ, एंड देन द स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ द बॉन्ड एडेंटिचर, जो बॉन्ड वो देना चाह रहे हैं उसके पक्ष को देखती है, उसके डिफरेंट सिग्निफिकेंस को देखती है, किस तरह लॉन्च हो रहा है, इसके टर्म्स और रेफरेंस क्या हैं और बाकी डिटेल्स हैं। विच इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट डिफाइंस द राइट्स प्रिविलेजेस, वो डिफाइन करता है राइट्स, हकूक, प्रिविलेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ द बॉन्ड होल्डर्स। जो बॉन्ड उसको खरीदेगा उसके राइट्स क्या होंगे, उसके प्रिविलेजेस क्या होंगी और लिमिटेशंस क्या होंगी, उसी लीगल डॉक्यूमेंट में बड़ी डिटेल में ये डिफाइन की जाती हैं, इंक्लूडिंग सच थिंग एज द मैच्योरिटी डेट, किसकी मैच्योरिटी डेट कब होगी, इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स क्या क्या होंगी, किस फ्रीक्वेंसी से इंटरेस्ट पेमेंट होगा, एंड इंटरेस्ट रेट क्या होगा। एज एविडेंस ऑफ डेबिट टू द बॉन्ड होल्डर्स द कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स ईच ऑफ देम विद अ बॉन्ड सर्टिफिकेट। जो एज एविडेंस, इसकी एविडेंस होनी चाहिए ना, कोई लीगल एविडेंस के जी आपने बॉन्ड दिया, तो जो कॉर्पोरेशन है वो एक अपना इम्पोज्ड या प्रॉपर लीगलाइज्ड बॉन्ड सर्टिफिकेट देती है अभी होल्डर को, जो बॉन्ड जिसमें इन्वेस्ट कर रहा होता है जो बंदा, उसको अपना सर्टिफिकेट देती है एज ए एविडेंस। The nature of bond: when a public corporation decides to issue bonds, it must receive approval from the SEC to borrow the funds. The SEC reviews the corporation financial health and the specific terms the bond indenture, which is contract that defines the rights, privileges and limitations of the bonders, including such things as the maturity date, interest payment and the interest rate. ये उसको करती है. As evidence of debit to the bondholders, the corporation provides each of them with a bond certificate. ये एक bond certificate के तौर पे भी उनको दिखाती है और बताती है. Bond basics. Bond के basics क्या हैं? Bonds are a form of interest-bearing notes payable issued by corporations, governments and governmental agencies. Basics क्या हैं जी? Bonds के क्या characteristics हैं उस पर बात हो रही है. Bonds are a form of interest-bearing notes. Interest-bearing notes के payable issued by corporations, governments and governmental agencies. इनके वो पे करती हैं. Bonds like common shares can be sold in small denominations. यानी जैसे हम शेयर सोल्ड करते हैं बॉन्ड भी सेल हो जाते हैं. यूजुअली $1,000
एंड एज अ रिजल्ट दे अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। $1000 के एक ब्रेकेबल अमाउंट में उसको दे दिया जाता है और इन्वेस्टर फिर उस पर इन्वेस्ट करना ईजी फील करता है एज कम्पेयर टू दी लार्जर बॉन्ड्स। वाई टू इशू बॉन्ड्स? बॉन्ड क्यों इशू किए जाते हैं? ये बहुत अहम चीज़ है और ये सिर्फ अकेडमिकली नहीं, बीइंग द अकाउंट्स स्टूडेंट, बीइंग द फाइनेंस स्टूडेंट, बीइंग द गैप स्टूडेंट, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि बॉन्ड क्यों इशू किए जाते हैं। सो फॉर दिस क्लैरिटी, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉर्पोरेशन सीकिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बॉन्ड्स ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेज ओवर कॉमन शेयर्स। बॉन्ड वो चीज़ होती है जो एडवांटेज देती है लोगों को कॉमन शेयर की निस्बत। फॉर एग्जाम्पल, शेयर होल्डर कंट्रोल इज नॉट अफेक्टेड। शेयर होल्डर का कंट्रोल होता ही नहीं क्योंकि ही इज हैविंग बॉन्ड एंड ही इज प्रॉब्ली गिवन द मनी फॉर दैट। सेकंड इज इनकम टैक्स सेविंग्स रिजल्ट। इस इनकम टैक्स सेविंग भी बहुत ज्यादा हो जाती है। और थर्ड इज दी अर्निंग पर शेयर में भी हायर। अर्निंग पर शेयर में भी हायर ज्यादा होती है। अर्निंग पर शेयर जो है वो ज्यादा होती है इस केस में। हम बात कर रहे थे जी, करना चाह रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ द बॉन्ड। जैसे बॉन्ड्स के फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं, एज शोन दिस स्लाइड। द मेजर डिसएडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम द यूजर ऑफ बॉन्ड्स आर दैट इंटरेस्ट मस्ट बी पेड ऑन अ पीरियडिक बेसिस। पहली बात तो यह है कि पीरियडिक बेसिस पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, ये डिसएडवांटेज है। दूसरा प्रिंसिपल, दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स मस्ट बी पेड एट मैच्योरिटी। जो भी प्रिंसिपल है मैच्योरिटी पे करनी पड़ती है इंटरप्राइज को या बिजनेस यूनिट को जिन्होंने बिजनेस सर्टिफिकेट एज एविडेंस उनको दिए हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। बॉन्ड्स की दो टाइप्स होती हैं, वन इज सिक्योर्ड एंड अदर इज अनसिक्योर्ड। पहले हम आते हैं सिक्योर्ड बॉन्ड्स क्या हैं, फिर आते हैं अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स क्या हैं। सिक्योर्ड बॉन्ड्स जो हैं, दे हैव स्पेसिफिक एसेट्स ऑफ द इशूअर प्लेजर्ड एज कोलैटरल फॉर द बॉन्ड्स। अ बॉन्ड कैन बी सिक्योर्ड बाय रियल एस्टेट और अदर एसेट्स। सिक्योर्ड बॉन्ड्स वो होते हैं जो पैरेलल अमाउंट के मुताबिक रियल एस्टेट, लैंड से या किसी और चीज से सिक्योर्ड होते हैं, कवर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड बॉन्ड वो होते हैं आर इशूड अगेंस्ट द जनरल क्रेडिट ऑफ द बोरोवर। दे आर आल्सो कॉल्ड डिबेंचर बॉन्ड्स। ये डिबेंचर बॉन्ड भी इनको कहते हैं। और दे आर इशूड अगेंस्ट द जनरल क्रेडिट ऑफ द बोरोवर। बोरोवर के क्रेडिट के तौर पर इशू किया जाते हैं, इनके अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी या लैंड वगैरह नहीं होती। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, टर्म्स एंड सीरियल बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स के टाइप हैं। टर्म और सीरियल बॉन्ड्स भी होते हैं। बॉन्ड्स दैट मैच्योर एट अ सिंगल स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट आर कॉल्ड द टर्म बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल 2000 के 2001 पे, 2 पे, 3 पे बॉन्ड होंगे। और इन कंट्रास्ट बॉन्ड्स दैट मैच्योर इन इंस्टॉलमेंट्स आर कॉल्ड सीरियल बॉन्ड्स। 2000, 2001, 2, 3, 4 वो इस लिहाज से वो चलता है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, रजिस्टर्ड एंड बेयरर। रजिस्टर्ड बॉन्ड्स आर इशूड in the name of the owner and have interest payments made by check to bond holders of record. ये जरा गौर करने की बात है। रजिस्टर्ड बॉन्ड कौन से हैं? दे आर इशूड इन द नेम ऑफ द ओनर। ओनर के नाम पे इशू होते हैं। एंड हैव इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय चेक, और चेक के साथ पेमेंट करते हैं टू बॉन्ड होल्डर्स ऑफ रिकॉर्ड। बेरियर आर कूपन बॉन्ड्स आर नॉट रजिस्टर्ड। ये रजिस्टर्ड नहीं होते। दस बॉन्डलेस bond holders must send in coupons to receive interest payments। यानी जो है ये बेरियर और कूपन बॉन्ड्स वो होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते। 10 बॉन्ड होल्डर्स मस्ट सेंड इन कूपन्स टू रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट्स। स्ट्रेट वे वो कूपन भेज देते हैं और उससे जो भी होल्डर होता है उसको इंटरेस्ट रेट पे मिल जाती है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, उसमें से एक और टाइप्स आ गया एक और एंगल से, दैट इज दी कन्वर्टेबल, रिडीमेबल एंड रिट्रैक्टेबल। ये दो तरह के काम हैं। 3 तरह के बॉन्ड्स एक और इनकी आगे टाइप्स हैं। एक तो कन्वर्टेबल हैं, दूसरे रिडीमेबल हैं और तीसरे ट्रेसेबल हैं। रिट्रैक्टेबल है इसको कहा जाता है, प्रॉपर नाम है इसका। जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कौन से होते हैं? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स परमिट बॉन्ड होल्डर्स टू कन्वर्ट द बॉन्ड्स इनटू कॉमन शेयर्स एट देयर ऑप्शन। अगर वो चाहें तो कॉमन शेयर पे भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने बॉन्ड को, जो कन्वर्टेबल वाले होते हैं। रिडीमेबल, दैट इज कॉलेबल बॉन्ड्स आर आर सब्जेक्ट टू कॉल एंड रिटायरमेंट एट स्टेटेड डॉलर अमाउंट प्रायर टू मैच्योरिटी एट द ओपिनियन ऑफ द इशूअर। तीसरा है रिट्रैक्टेबल बॉन्ड्स आर सब्जेक्ट टू
टू रिडेम्पशन प्रायर टू मैच्योरिटी एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर। ये तीनों बॉन्ड्स के टाइप आपको पता चल गई। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, रिडीमेबल बॉन्ड्स हैं और रिट्रैक्टेबल बॉन्ड्स हैं। इनकी डेफिनेशन पता चल गई आपको। अभी हम बात कर रहे थे बॉन्ड के इशूइंग प्रोसीजर्स पे बात करेंगे कि इशूइंग प्रोसीजर्स क्या हैं बॉन्ड के। द फेस वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल ड्यू एट द मैच्योरिटी डेट। जो फेस वैल्यू कहते हैं ये वो अमाउंट है जो मैच्योरिटी डेट पे बॉन्ड के अगेंस्ट मिलेगी। द कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरेस्ट रेट ऑफन रेफर टू एज द स्टेटेड रेट is the rate used to determine the amount of cash interest the borrower pays and the investor receives। ये वो रेट है जो म्यूचुअली उस एग्रीमेंट के तहत डिसाइड होता है। एक तो फेस वैल्यू है जो एक्चुअल उसकी डिसाइडेड है आफ्टर मैच्योरिटी डेट, और वो एक दूसरा रेट है इंटरेस्ट रेट जो लीगली वो डिसाइड होता है कि इन्वेस्टर को पे करता है borrower जो है। जो borrower मीन्स है द कॉरपोरेशन और द बिजनेस यूनिट बिजनेस एंटरप्राइज जो इसमें इस एक्ट में एंगेज हो रही है। Bond certificates which provide information such as name of issuer, face value, contractual interest rate and maturity date are authorized by the board and printed। ये बोर्ड से ऑथराइज होते हैं, उस पर्टिकुलर फर्म का बोर्ड होता है और ये प्रिंटेड होते हैं जिसके ऊपर नेम ऑफ इशूअर का नाम होता है, इशूइंग अथॉरिटी का, फेस वैल्यू उसकी क्या होगी, कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरेस्ट क्या होगा, मेच्योरिटी रेट क्या होगी, और ये सब कुछ उसमें ऑथराइज्ड होता है और प्रिंटेड होता है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ दैट बिजनेस बोर्ड, गवर्निंग बॉडी ऑफ दैट इंटरप्राइज और कॉर्पोरेशन और कंपनी, व्हाटएवर इट इज। डिटरमिनिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स। द मार्केट वैल्यू दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड इज अ फंक्शन ऑफ द थ्री फैक्टर्स। बॉन्ड की जो मार्केट वैल्यू है तीन चीजों पर डिपेंडेंट होती है। द डॉलर अमाउंट्स टू बी रिसीव्ड, जो डॉलर अमाउंट है टू बी रिसीव्ड होगी। द लेंथ ऑफ टाइम अंटिल द अमाउंट्स आर रिसीव्ड, अमाउंट क्या रिसीव होगी, लेंथ ऑफ टाइम जिस टाइम के लिए रिसीव होगी, एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज द रेट इन्वेस्टर्स डिमांड्स फॉर लोनिंग फंड्स टू द कॉर्पोरेशन। ये हो है जी। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू इज रेफर टू एज द डिस्काउंटिंग द फ्यूचर अमाउंट्स। ये डिस्काउंटिंग द फ्यूचर अमाउंट्स के तौर पे इसको लिया जाता है। बॉन्ड इशू प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट्स। अ बॉन्ड इशू इज द टोटल वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स इशूड एट वन टाइम। ये बॉन्ड की वैल्यू है कि टोटल वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट वन टाइम जो वो इशू है उसकी क्या है। प्राइसेस ऑफ बॉन्ड्स आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू और प्रिंसिपल्स ऑफ द बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल, अ बॉन्ड वैल्यू, अ बॉन्ड इशू कोटेड एट द 103/half means that a 1000 bond cost 1035, that is 1000 into 1.035. Then when a bond sells at exactly 100, it is said to sell at face value or par value। ये उस par value या face value के लिहाज से होता है। As a 1000 bond quoted at 87.62 would be selling at a discount and would be cost buyer $876.20, ये उसके मुताबिक होगा। The face interest rate is the fixed rate of interest paid to the bondholders based on the face value of the bonds। face value of the bonds के बेस पे जो इंटरेस्ट होल्डर्स को दिया जाता है वो है। The market interest rate और effective interest rate, इसको market interest rate भी कहा जाता है, effective interest rate भी कहा जाता है, is the rate of interest paid in the market on bonds of similar risk। जो similar risk के हों उनका ये इंटरेस्ट रेट होता है जिसको लिया जाता है। द मार्केट इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट्स, यानी मार्केट इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट्स डेली, ये डेली चेंज हो सकता है। दिस फ्लक्चुएशन मे काज बॉन्ड्स टू सेल एट आइदर अ डिस्काउंट और अ प्रीमियम, यानी ये इतना मार्केट रेट फ्लक्चुएट होता है, बाज दफा प्रीमियम के साथ, बाज दफा डिस्काउंट के साथ वो बॉन्ड बेचना पड़ता है सेलर को। बॉन्ड इशू, इसमें प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट्स पे बात हो रही है। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट इक्वल्स द एक्सेस ऑफ द फेस वैल्यू ओवर द इशू प्राइस। द इशू प्राइस विल बी लेस देन द फेस वैल्यू व्हेन द मार्केट इंटरेस्ट रेट इज हायर देन द फेस इंटरेस्ट रेट। जब मार्केट इंटरेस्ट रेट जो फेस इंटरेस्ट रेट से हायर हो तो उसमें आइए। अब प्रीमियम क्या है, इसको जरा कंसेप्चुअली देख लें। अब प्रीमियम इक्वल्स द एक्सेस of the issue price over the face value। The issue price will be more than the face value when the market interest rate is lower than the face interest rate। जब market interest rate जो है वो कम है face interest rate से, उस केस के लिए ही है। अभी हम बात करेंगे डिस्काउंट और द प्रीमियम ऑन बॉन्ड्स।
कि बॉन्ड्स पे डिस्काउंट्स क्या हैं, प्रीमियम क्या हैं, इसके मतलब हम बात करेंगे। बॉन्ड्स में भी इशूड बिलो और अबव फेस वैल्यू। जनरली बाज दफा बॉन्ड्स में बिलो भी फेस वैल्यू के इशू हो जाते हैं, अबव भी हो जाते हैं फेस वैल्यू। इफ द मार्केट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन द contractual that is coupon rate, the bonds will sell at less than the face value or at a discount. Less than face value पे या discount पे होंगे ये। If the market rate of interest is less than the contractual rate on the bonds will be sale above the face value or the premium से उससे सेल वैल्यू से ऊपर जाएगा उसका रेट। अभी आप देखिए प्रीमियम की बात हम कर रहे थे। इफ द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन द कॉन्ट्रेक्चुअल रेट ऑन द बॉन्ड्स विल बी सेल अबव द फेस वैल्यू और एट ए प्रीमियम, उस पे होता है। अभी गौर करें, अभी एक इलस्ट्रेशन है, केस स्टडी है, इसको गौर से जरा देखिएगा क्रिटिकली। इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड प्राइसेस, ये डिफरेंट इंटरेस्ट रेट है और बॉन्ड प्राइसेस को लिया गया है। बॉन्ड सर्टिफिकेट इंटरेस्ट रेट इज 5%, इसमें इंडिकेट किया गया। इशूड व्हेन, ये कब कब इशू होगा, जरा फोकस कीजिएगा, ये तो थोड़ी कंसेप्चुअल बात है। पहली बात तो ये है मार्केट इंटरेस्ट रेट्स 4%, 5%, 6%, ये मार्केट का इंटरेस्ट रेट है, 3 ऑप्शन है। और 4% पे अगर जाएगा, 5% उन्होंने इशू रेट रखा हुआ है, तो अगर बॉन्ड सेल्स एट प्रीमियम तो होगा तो 4% पे है, फेस वैल्यू होगी तो 5% है, और डिस्काउंट पे जा रहा है तो वो 6% पे जा रहा है। ये वो चीजें जो हमें कंसेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए कि मार्केट इंटरेस्ट रेट क्या है और बॉन्ड सेल एट कि वो किस तरह साथ जाता है इसको। अभी करेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड के क्या क्या होते हैं इस पर हम बात करते हैं। देयर इज अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स। अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं आर दी डिबेंचर बॉन्ड्स आर इशूड ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉर्पोरेशंस जनरल क्रेडिट, ये जनरल क्रेडिट के बेस पे होते हैं। दूसरी है सिक्योर्ड बॉन्ड्स। सिक्योर्ड बॉन्ड्स कैरी अ प्लेज ऑफ सर्टेन कॉर्पोरेट एसेट्स एज ए गारंटी ऑफ पेमेंट, गारंटी ऑफ पेमेंट के तौर पे उनको दिया जाता है। तीसरी जो बहुत अहम बात है, व्हेन ऑल बॉन्ड्स ऑफ एन इशू मैच्योर एट द सेम टाइम, जब वो एक ही वक्त पे इकट्ठे हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड टर्म बॉन्ड्स, इनको टर्म बॉन्ड्स के नाम से याद किया जाता है। व्हेन द बॉन्ड्स ऑफ एन इशू मैच्योर ऑन डिफरेंट डेट्स, दे आर कॉल्ड सीरियल बॉन्ड्स, इसको सीरियल बॉन्ड्स भी कहा जाता है, और डिफरेंट डेट पे उनकी अमाउंट मैच्योर होती है। कॉलेबल बॉन्ड्स गिव द इशूअर द राइट टू बाय बैक एंड रिटायर द बॉन्ड्स बिफोर मैच्योरिटी एट ए स्पेसिफाइड कॉल प्राइस पे कर लेंगे, विच इज यूजुअली अबव द फेस वैल्यू। जनरली फेस वैल्यू से ऊपर होती है वो कॉल वैल्यू, तो इसके लिए कॉलेबल बॉन्ड्स भी यूज होते हैं। When a company retires a bond issued before its maturity date, it is called early extinguishment of debt. बाज़ दफा प्री मैच्योरली को कंपनी अगर करती है अंडर इमरजेंसी, तो इसको अर्ली एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ डेबिट कहा जाता है, ताकि उसको कर ले। फिर एक और चीज है जो बहुत अहम है, उसको कहा जाता है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या हैं? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स अलाउ द बॉन्ड होल्डर टू एक्सचेंज अ बॉन्ड फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक के शेयर से उसकी रेलेवेंस कर दी जाती है, तो इसको कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का नाम दे दिया जाता है। फिर बॉन्ड्स की एक और किस्म है जो जनरली हमें पता होना चाहिए, दैट इज द रजिस्टर्ड बॉन्ड। रजिस्टर्ड बॉन्ड्स होते हैं, दे आर इशूड इन द नेम्स ऑफ द बॉन्ड होल्डर्स। द इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द बॉन्ड होल्डर्स नेम्स एंड एड्रेसेस एंड प्रेज देम एंड ट्रस्ट बाय चेक। बाय चेक वो करती है रजिस्टर्ड बॉन्ड के केस में कि जी पे करती है उनको। When there is another type of bonds that is known as the coupon bonds. Coupon bonds are not registered with the organization. Instead, they bear coupons that the bondholders remove on the interest payment dates and present at a bank for collection. वो बैंक को collection पे करते हैं पेश। अभी हम बात करेंगे using present value to value a bond के using present value to value a bond, उस bond को value कैसे किया जाता है? A bond's value is determined by summing the following two present value of amounts. कैसे बॉन्ड की वैल्यू दो प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करके की जाती है? नंबर 1 इज अ सीरीज ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट। जो फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स की सीरीज है उसको देखा जाता है। अ सिंगल पेमेंट एट मैच्योरिटी, जो कि सिंगल पेमेंट उस बॉन्ड की होती है ऑन द मैच्योरिटी डेट, जैसे शुरू में हमने देखा था। ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अ बॉन्ड पेज इज फिक्स्ड ओवर इट्स लाइफ। ये पूरी लाइफ पे होता है, उसकी एक्सेस उसका एस्टिमेट की जाती है लाइफ। द मार्केट इंटरेस्ट रेट वेरीज फ्रॉम डे टू डे एंड इज द रेट यूज्ड टू डिटरमिन द बॉन्ड्स प्रेजेंट वैल्यू। उसकी प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन की जाती है। Thus the amount investors are willing to pay for bond varies because the bond's present value changes as the market interest rate changes. बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू चेंज होती रहती है जो बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू
एज दी मार्केट इंटरेस्ट चेंज, जो मार्केट का इंटरेस्ट साथ बदलता है तो प्रेजेंट वैल्यू भी साथ साथ वेरी होती जाती है बॉन्ड की। अभी और से देखें, यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू टू वैल्यू 20,000 या 20,009% 5 ईयर बॉन्ड की इसकी क्या वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल 20,000 है, 9% और 5 ईयर बॉन्ड है, इसकी वैल्यू पे गौर कीजिएगा। केस वन के केस को इधर फोकस करें, इस राइट को बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। केस वन के केस में फेस रेट 9% है, मार्केट रेट इसका 12% है। अभी इंटरेस्ट पेमेंट जो है 900 ईच 6 मंथ पीरियड्स, ईच 6 मंथ पीरियड का 5 ईयर के 10 पीरियड्स बन गया, आपने देखा उसने रेड से बनाए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू 900 इंटू 7.36 कम्स टू बी 6624 और रीपेमेंट जो है 20,000 होगी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है 17784 आ गई और प्रेजेंट वैल्यू जो रीपेमेंट में से 20,000 पे से निकाली, अगर उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू 20,000 इंटू 0.558 इक्वल टू 11,160 1,160 आ गया। अभी दूसरे केस में आप देखिए मार्केट रेट जो है फेस रेट 9% है और मार्केट रेट जो है 8% है। ये न्यूमेरिकल जरा क्रिटिकली देखिएगा। इंटरेस्ट पेमेंट इज 900 ईच 6 मंथली, ये देखिएगा 5 ईयर्स के तकरीबन 10 पीरियड्स बन गए उसके और उसको प्रेजेंट वैल्यू को आपने देखा, उसने प्रेजेंट वैल्यू को किया 900 इंटू 8.111 और फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है 20,820 होगी पेमेंट के साथ 20,000 और 20,000 इंटू 6.6 आ गया 13,520 आ गई उसकी वैल्यू जो एंड पे आ गई। इमोर्टाइजिंग बॉन्ड डिस्काउंट, जब इमोर्टाइजिंग कर रहे होते हैं तो बॉन्ड डिस्काउंट को कैसे डील कर रहे होते हैं ये भी देखना है। द बॉन्ड डिस्काउंट अफेक्ट्स इंटरेस्ट एक्सपेंस ईच ईयर एंड शुड बी इमोर्टाइज्ड over the life of the bond issue, जो बॉन्ड का अपनी इशू की लाइफ है उस पे। To have each year's interest expense reflect the market interest rate, the discount must be allocated over the remaining life of the bond as an increase in the interest expense of the period. Thus, interest expense for each period will exceed the actual payment of interest by the amount of the bond discount amortized over the period. Right? This process is called amortization of the bond discount. ये प्रोसेस बताया गया आपको कि amortization of the bond discount कैसे की जाती है। In this way, the unamortized bond discount will decrease gradually over time and the carrying value of the bond issue, that is face value less unamortized discount, will increase gradually. By the maturity date, the carrying value of the bond issue will equal its face value and the unamortized bond discount will be zero. तो वो बॉन्ड जो है वो जीरो के तौर पे मर्ज होगा। द स्ट्रेट लाइन मेथड अमोर्टाइजिंग अ बॉन्ड डिस्काउंट में स्ट्रेट लाइन मेथड की बात हम करें। द स्ट्रेट लाइन मेथड इक्वलाइज द अमोर्टाइजेशन ऑफ ए बॉन्ड डिस्काउंट फॉर ईच इंटरेस्ट पीरियड इन द लाइफ ऑफ द बॉन्ड, सो बॉन्ड की लाइफ को करता है। द इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड अप्लाइज अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट to the carrying value of the bonds at the beginning of each interest period. This constant rate is the market rate, that is effective rate at the time the bonds were issued. The amount amortized each period is the difference between the interest computed by using the market rate and the actual interest paid to the bondholder, जो actual interest पे हुआ bondholder को लिए। हम बात कर रहे थे amortizing a bond discount, इसको कैसे करेंगे। जीरो कूपन बॉन्ड्स डू नॉट रिक्वायर पीरियडिक इंटरेस्ट पेमेंट्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स जिनको हम कहते हैं, दे डोंट रिक्वायर पीरियडिक इंटरेस्ट पेमेंट्स, इनको पीरियडिक इंटरेस्ट की जरूरत नहीं होती। दे आर इशूड एट अ लार्ज डिस्काउंट बिकॉज द ओनली इंटरेस्ट द बायर अर्न्स और द इश्योर पेज इज द डिस्काउंट, वो डिस्काउंट ही पे करता है दोनों सूरतों में। अभी आप गौर करें, ये स्लाइड बहुत अहम है, कंसेप्चुअल भी इस पे जरा ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ बॉन्ड डिस्काउंट एमोर्टाइजेशन, कौन सा फार्मूला है स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए एमोर्टाइजेशन। बॉन्ड डिस्काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड्स, जो बॉन्ड डिस्काउंट है उसको जब डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड्स पे तो बॉन्ड डिस्काउंट एमोर्टाइजेशन आ जाती है। अभी इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड ऑफ एमोर्टाइजेशन, इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड कौन सा एमोर्टाइजेशन का, उस पर बात करते हैं हम। बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये क्या है जी। बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है कैरिंग वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स एट बिगिनिंग ऑफ पीरियड, जो कि बॉन्ड की वैल्यू है
बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, दैट इज मार्केट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट उसके साथ है। उसके बाद बॉन्ड इंटरेस्ट पेड कौन सा है, फेस अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स, जो कि फेस अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स है इनटू दोनों को मल्टीप्लाई किया, कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरेस्ट रेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब आपने कर दिया। जो सीरियल 1 है बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस में से जब आपने बॉन्ड इंटरेस्ट पेड निकाल दिया तो इट कम्स इक्विवेलेंट होती है अमोर्टाइजेशन अमाउंट, जो अमोर्टाइजेशन अमाउंट है उसके इक्विवेलेंट ये आ जाते हैं। अमोर्टाइजेशन में लाइक अ डिस्काउंट अ बॉन्ड प्रीमियम मस्ट बी अमोर्टाइज्ड over the life of the bonds so that it can be matched to its effects on interest expense during that period। ये बहुत conceptually clear होने वाला पॉइंट है, इस पर जरा फोकस कीजिएगा। Like a discount की तरह a bond premium must be amortized over the life of the bonds so that it can be matched to its effects on interest expense during that periods, right? The premium is effect a reduction in advance of the total interest paid on the bonds over the life of the bond issue, जो कि उसकी पूरी लाइफ पे किया जाता है। Under the straight line method, the bond premium is spread evenly over the life of the bond issue। उस प्रीमियम को पूरे बॉन्ड की लाइफ पे जो होल्डर का है बंदा उस पर डिवाइड कर दिया जाता है। With the effective interest method, the interest expense decreases slightly each period because the amount of bond premium amortized increases slightly। This occurs because the fixed rate is applied each period to the gradually decreasing carrying value। This rate is based on the actual market rate at that time of the bond issue। ये उस लिहाज से उस टाइम के लिहाज से देखा जाता है इसको। रिटायरमेंट एंड कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स पे 2 ways a company can reduce its bond debit are by retiring the bonds। ये 2 तरीके हैं कंपनी कैन रिड्यूस इट्स बॉन्ड डेबिट, जो अपने बॉन्ड के डेबिट को रिड्यूस कर सकती है। नंबर 1 दी रिटायरिंग दी बॉन्ड्स। रिटायरिंग दी बॉन्ड, इसमें क्या होता है, रिटायरिंग अ बॉन्ड इशू बिफोर द इट्स मैच्योरिटी डेट कैन बी टू द कंपनीज एडवांटेज। फॉर एग्जांपल व्हेन इंटरेस्ट रेट ड्रॉप मैनी कंपनीज रीफाइनेंस देयर बॉन्ड्स एट द लो रेट। वो दोबारा रीफाइनेंस कर देती हैं अपने बॉन्ड को उस रेट पे रिटायर करके, इससे कंपनीज को फायदा हो जाता है। Bonds may be retired either by calling the bonds or by buying them back from the bondholders on the open market। open market से खरीद लेते हैं बाहर बॉन्ड होल्डर से। Converting the bonds into common stock, बास केसेस में बॉन्ड को कॉमन स्टॉक में भी कन्वर्ट किया जाता है। वो कैसे करते हैं कि दूसरा तरीका है कि जब बॉन्ड को फायदा उठाती है कंपनी। When a bondholder converts a bond to common stock, the company records the common stock at the carrying value of the bond। जो स्टैंडर्ड कैरिंग वैल्यू होती है उस पर ले रहे होते हैं। The bond liability and the unamortized discount or premium are written off the books। उनको आप written off कर दिया जाता है। For this reason no gain or loss on the transaction is recorded। वो कोई गेन या लॉस उस इनकम स्टेटमेंट में या बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सेल्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन इंटरेस्ट डेट्स, जो इंटरेस्ट डेट्स हैं उनके दरमियान अगर बॉन्ड को सेल करें तो उसकी क्या बात है। When corporations issue bonds between interest payment dates, they generally collect from the investors। वो इन्वेस्टरों से कलेक्ट कर लेती हैं and the interest that would have occurred for the partial period preceding the issue date, उस issue date की partial preceding को उसके लिहाज से करती हैं। At the end of the first interest period, पहले interest period के आखिर में they pay the interest for the entire period, पूरी entire period का interest pay करते हैं। In other words, the interest collected when bonds are sold is returned to investors on the next interest payment date। जो भी next interest payment date है उस पे ये किया जाता है। There are 2 reasons for this procedure। Sales of bonds between interest dates के इसकी 2 reasons हैं। पहली reason जो है it saves on the book keeping cost। ये book keeping cost को भी save on करती है। That would be required if the interest due each bondholder had to be computed for a different time period, जो कि different time period के लास्ट से उसको compute किया जाता है। When accrued interest is collected in advance, the amount is subtracted from the full interest। उसके full interest से subtract हो जाती है paid on the interest payment date and the resulting interest expense representing the amount for the time the money was borrowed। उस amount के लिए जब ये money borrow हुआ था। ईयर एंड एक्रूअल बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे निकाला जाता है इस स्लाइड पे वो देखेंगे, जरा इसको गौर से देखिएगा क्योंकि ईयर एंड का इशू आ गया इसमें। बॉन्ड इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स रेयरली कॉरेस्पॉन्ड विद द कंपनीज फिस्कल ईयर। ऑब्वियसली फिस्कल ईयर के साथ उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस तो होती नहीं। देयरफॉर एन एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड टू एक्योर द इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन द बॉन्ड फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट टू द एंड ऑफ द
फिस्कल ईयर, लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके फिस्कल ईयर के आखिर तक ये अमाउंट को देखा जाता है। इन एडिशन एनी डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन बॉन्ड्स मस्ट बी एमोर्टाइज्ड फॉर द पार्शियल पीरियड, उसके अलावा अगर हो तो उसको पार्शियल पीरियड के तौर पे देखा जाता है। अभी जो इंफॉर्मेशन, डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, उसकी एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन है कि कैसे उसको कोरिलेट किया जाता है बॉन्ड के स्टेटस को टू द हेल्थ ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज और द बिजनेस यूनिट। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंट ऑफ टोटल एसेट्स इन्वेस्टेड इन करंट और नॉन करंट सिक्योरिटीज, कितनी करंट और नॉन करंट सिक्योरिटीज पे ओवरऑल अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है, आपने देखना है, इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना जरूरी है। देन व्हाट इज द मिक्स ऑफ ट्रेडिंग अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट, कि ट्रेडिंग अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स में इनका तीनों का मिक्स क्या है इंटरप्राइज के पास, ताकि फाइनेंशियल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और उसकी प्रॉपर फाइनेंशियल बैकअप सपोर्ट जो है उस पर थोड़ी नजर रखी जाए या उस पर कमेंट किया जाए। हैज कंपनी बीन सक्सेसफुल इन जनरेटिंग एडिशनल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, क्या कंपनी ने, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, क्या कंपनी ने एडिशनल जो हमारे पास कॉमोडिटी के रिसोर्सेज थे उससे कोई इन्होंने एडिशनल अमाउंट जनरेट किए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ये सवाल, हैज कंपनी बीन सक्सेसफुल इन जनरेटिंग एडिशनल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो उसने इन्वेस्टमेंट की, क्या कंपनी ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट, उन एडिशनल इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम जनरेट की या नॉट। हाउ डज करंट मार्केट वैल्यू एंड कास्ट कंपेयर, करंट मार्केट वैल्यू और कास्ट कैसे कंपेयर होते हैं, इस पे भी है। इज देयर गुड रेंज ऑफ मैच्योरिटी डेट्स, क्या मैच्योरिटी डेट्स की एक अच्छी रेंज होती है या एक ही फिक्स लाइन पे चलती हैं फॉर द प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यूज। देन अनदर क्रिटिकल पॉइंट और द कमेंट इज इफ इक्विटी सिक्योरिटीज अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड, क्या इक्विटी सिक्योरिटीज जो है अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड होता है। डज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट, क्या इनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है कोई। हाउ मच ऑफ शेयर ऑफ इनकम हैज बीन रिसीव्ड एज डिविडेंड्स, इनकम का कितना शेयर जो है एज ए डिविडेंड से रिसीव किया गया, उस पर भी बात करें। अभी हम बहुत ही अहम इशू पे बात करने लगे हैं, जो शायद से शुरू में हमने देखा था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में से लॉन्ग टर्म लीजेस की बात कर रहे हैं, बॉन्ड्स के बाद हम लॉन्ग टर्म लीजेस पे बात करेंगे। अ कंपनी कैन ऑब्टेन एन ऑपरेटिंग एसेट बाय बोरोइंग मनी एंड बाइंग द एसेट्स, राइट, रेंटिंग द एसेट ऑन अ शॉर्ट टर्म लीज कॉल्ड एन ऑपरेटिंग लीज, शॉर्ट टर्म लीज पे भी दे सकती है, ऑपरेटिंग लीज उसको कहते हैं। द रिस्क ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट रिमेन विद द लीजर दैट इज द ओनर एंड द लीज इज शॉर्ट देन द एसेट्स यूजफुल लाइफ, जो लीज होती है एसेट यूजफुल लाइफ से शॉर्ट होती है, ये अहम तरीन पॉइंट। ऑब्टेनिंग द एसेट ऑन लॉन्ग टर्म लीज, यानी जब लॉन्ग टर्म पे लीज पे कंपनी ऑब्टेन कर रही है तो उसको क्या हो जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर दैट अ लॉन्ग टर्म लीज बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल लीज, जब लॉन्ग टर्म लीज की जाती है तो अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स में इसको कैपिटल लीज के तौर पे रेट किया जाता है। व्हेन इट मीट्स ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस, जब ये नीचे वाली कंडीशन जो अभी हम वन बाय वन आपसे शेयर करेंगे उनको मीट करना चाहिए इसको। इट कैन नॉट बी कैंसल्ड, ये कैंसिल नहीं होनी चाहिए। इट्स ड्यूरेशन अबाउट द सेम एज द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, ये इसका उतनी ड्यूरेशन हो जितनी एसेट की यूजफुल लाइफ है, ये दोनों कंपैटिबल होने चाहिए। It stipulates that the lease has the option to buy the asset at a nominal price. It stipulates that the leasee has the option to buy the asset at nominal price at the end of the lease. Lease के आखिर में nominal price देखते। Structuring long-term lease in such a way that they don't appear as liabilities on the balance sheet is called off-balance sheet financing. ये बहुत जरूरी है। अगर कोई आपसे कहे जी ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग क्या है, इट इज स्ट्रक्चरिंग लॉन्ग टर्म लीज इन सच अ वे दैट दे डोंट अपीयर इन लायबिलिटीज ऑन द बैलेंस शीट इज कॉल्ड ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। जो बैलेंस शीट से ऑफ है वो वाली फाइनेंसिंग है ये। अभी हम बात करेंगे लीज लायबिलिटीज, ऑपरेटिंग लीज। लीज लायबिलिटीज में ऑपरेटिंग लीज की बात कर रहे हैं। इन एन ऑपरेटिंग लीज द इंटेंट is temporary use of the property by lease with continued ownership of the property by leaser, उसके साथ जो है the lease that is rental payments are recorded as an expense by the leasee and the revenue by the leaser. car rental is an example of an operating lease, जैसे कार रेंट पे लेते हैं ऑपरेटिंग लीज की, ये एग्जांपल है जो हम लेते हैं अक्सर।
लीज लायबिलिटीज दैट इज कैपिटल लीज, कैपिटल लीज की बात करते हैं। अ कैपिटल लीज ट्रांसफर्स सब्सटेंशियली ऑल द बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द लीजर टू द लीजी। जिसने लीज किया उससे वो लीजी पे शिफ्ट कर देती है कैपिटल लीज के तौर पे। इन अ कैपिटल लीज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश पेमेंट्स फॉर द लीज आर कैपिटलाइज्ड एंड रिकॉर्डेड एज एन एसेट। इसको एज एन एसेट प्रेजेंट वैल्यू को ले लिया जाता है। कैपिटल लीज के कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपने जेहन में रखने चाहिए, जो स्लाइड पे शो किए जा रहे हैं। द लीजी, जिसने लीज ली है, मस्ट रिकॉर्ड द लीज एज एन एसेट अ कैपिटल लीज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एग्जिस्ट। अगर कोई एक ये कंडीशन एग्जिस्ट करे। द लीज ट्रांसफर्स ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी टू द लीजी that contains a bargain purchase option. The lease terms is equal to 75% or more of the economic life of the leased property. The present value of the lease payments exceeds 90% of their fair market value of the leased property. Capital lease entries क्या कैसे की जाती हैं कैपिटल लीज की? The leased asset is reported on the balance sheet under capital assets. ये ज़हन में रखिएगा, कैपिटल लीज को हमेशा कैपिटल एसेट के साथ उसकी हेडिंग के नीचे बैलेंस शीट पर शो किया जाता है। द पोर्शन ऑफ द लीज लायबिलिटी एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर इज रिपोर्टेड टू एज ए करंट लायबिलिटी। जो नेक्स्ट एक साल में होती है उसको करंट लायबिलिटी में शो किया जाता है। द रिमाइंडर is classified as long-term liability if none of the four conditions of capitalizing a lease are met. The company doesn't report an asset. The procedure is referred to as the off-balance sheet financing के इसको off-balance sheet financing के नाम से भी याद किया जाता है। अभी हम बात करेंगे पेंशन लायबिलिटीज की। पेंशन लायबिलिटीज क्या हैं, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है, इस पे बात करते हैं। A pension plan is a contract that requires a company to pay benefits to its employees after they retire. जब वो रिटायर हो जाते हैं एम्प्लॉय तो पेंशन प्लान देती है कंपनी ने, इंसेंटिव दिए होते हैं फाइनेंशियल, ये उस कमिटमेंट को पूरा करने का नाम है। The contributions for employers and employees are usually paid into a pension fund. ये दोनों कुछ एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों जो हैं कुछ जो कंट्रीब्यूशन देते हैं पेंशन फंड में डाल देते हैं। वेजेस इन्वेस्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के बिहाफ पे कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है सो दैट इट रिमेन्स अ कंटिन्यूअस मैकेनिज्म टू हैंडल इट आउट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पेंशन प्लान्स। पेंशन प्लान दो तरह के होते हैं। वन इज द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान होता है। द एम्प्लॉयर मेक्स अ फिक्स्ड एनुअल कंट्रीब्यूशन यूजुअली अ परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयज ग्रॉस पे। रिटायरमेंट पेमेंट्स में वेरी डिपेंडिंग ऑन हाउ मच द एम्प्लॉयज रिटायरमेंट अकाउंट्स अर्न्स। वो एक फिक्स से कार्ड लेते हैं हर एम्प्लॉय से और उस प्लान में डालते जाते हैं और उसकी एक्यूमुलेशन आगे इन्वेस्टमेंट हो जाती है। हम बात कर रहे हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान जो है रिगार्डिंग दी पेंशन लायबिलिटीज बात कर रहे हैं। द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स एन अमाउंट एनुअली टू फाइंड एस्टिमेट फ्यूचर पेंशन लायबिलिटी। ये एक फ्यूचर पेंशन लायबिलिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं और उस लिहाज से चलते हैं। एम्प्लॉयर्स हुज पेंशन प्लान्स डू नॉट हैव सफिशिएंट एसेट्स to cover the percent value of their pension obligation must record the amount of the shortfall as a liability. अगर उनके एम्प्लॉयमेंट प्लान में ये पेंशन हैंडलिंग प्लान नहीं हो सकता डिफाइन तो एज ए वो कह रहे हैं जी शॉर्टफॉल एज लायबिलिटी उसको में रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि फिनेंसिंग करेक्ट रहे और उनकी उधर इन व्यू पे रहे ये चीज, विजिबिलिटी भी रहे टॉप मैनेजमेंट को। Evaluating the decision to issue long-term debit. Issuing common stock has two advantages over issuing long-term debit. Common stock अगर इशू करें तो दो एडवांटेज हैं इसके। नंबर वन इज द परफॉर्मेंस परमानेंट फाइनेंसिंग। कॉमन स्टॉक डजंट हैव टू बी पेड बैक, परमानेंट फाइनेंसिंग आपने कर देती। दूसरी है डिविडेंड पेमेंट इज ऑप्शनल। जो डिविडेंड पेमेंट है वो भी ऑप्शनल है, इसलिए ये इसको फॉर द लॉन्ग रन एवेल्युएट किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं एवेल्युएटिंग द डिसीजन टू इशू द लॉन्ग टर्म डेबिट, उसमें कैसे एवेल्युएट करते हैं। इशूइंग लॉन्ग टर्म डेबिट हाउएवर हैज द फॉलोइंग एडवांटेज। जब हम लॉन्ग टर्म डेबिट इशू करते हैं तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं इसके, वो वन बाय वन आपसे शेयर करता हूं मैं। वन इज द कॉमन स्टॉक होल्डर्स डोंट रिलिंक्विश एनी ऑफ देयर कंट्रोल ओवर द कंपनी बिकॉज बॉन्ड होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स डोंट हैव वोटिंग राइट्स। ये वोटिंग राइट्स नहीं होते और वो रिलिंक्विश ही नहीं कर सकते उसको। सेकंड इज द इंटरेस्ट ऑन डेबिट्स इज टैक्स डिडक्टेबल वेयर एज डिविडेंड्स और नॉट। डिविडेंड्स में टैक्स डिडक्टेबल नहीं है और इंटरेस्ट ऑन डेबिट इज टैक्सेबल, टैक्स डेबिटेबल है, इसलिए ये उस लिहाज से भी एडवांटेज आ जाता है। इफ अ कॉर्पोरेशन अर्न्स मोर फ्रॉम द फंड्स इट रेजेस बाय इंकरिंग लॉन्ग टर्म डेबिट्स देन इट पेज इन इंटरेस्ट ऑन द डेबिट, द एक्सेस विल इंक्रीज इट्स अर्निंग्स फॉर द स्टॉक होल्डर्स। अगर वो
उसका इंटरेस्ट से ज़्यादा अमाउंट है जो लॉन्ग टर्म अर्निंग से हो रही है, तो अर्निंग जो फॉर द स्टॉक होल्डर होगी। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फिनेंशियल लीवरेज। इसको फिनेंशियल लीवरेज के तौर पे याद किया जाता है, फिनेंशियल लीवरेज के तौर पे कंसेप्चुअली हैंडल किया जाता है इस कॉन्सेप्ट को। फिनेंशियल लीवरेज is advantageous as long as company is able to make timely interest payments and repay the debt maturity। अगर वो debt maturity repay कर देती है और current balances को भी देख लेती है, interest को भी देख लेती है, so financial leverage का फायदा है, it's advantageable because failure to do so can force a company to bankruptcy। A company must access the financial risk involved, और कंपनी को साथ साथ फिनेंशियल रिस्क भी इन्वॉल्व करना चाहिए, कहीं बैंकरप्सी में ना इंडल्ज हो जाए और वो ज़्यादा फिनेंशियल क्राइसिस में ना आ जाए। डेब्ट टू इक्विटी रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो को एक और अहम तरीन कॉन्सेप्ट है। कंसेप्चुअली देखिए, टू असेस हाउ मच डेब्ट टू कैरी, मैनेजर्स कंप्यूट द डेब्ट टू इक्विटी रेशो विच शोज द अमाउंट ऑफ ए डेब्ट कंपनी कैरीज इन रिलेशन टू इट्स स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, जो स्टॉक होल्डर्स के लिहाज से है। द हायर दिस रेशो द ग्रेटर इज द फाइनेंशियल रिस्क, जितनी ज्यादा होगी उतना ही फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होगा। डेब्ट टू टोटल एसेट्स, ये दूसरी है रेशो एक। द डेब्ट टू टोटल एसेट रेशो इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स और टू क्रेडिटर्स, प्रोवाइडिंग वन मेजर ऑफ लीवरेज। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल डेब्ट बाय टोटल एसेट्स। टोटल डेब्ट को जब हम डिवाइड करते हैं टोटल एसेट से, तो इट इज डेब्ट टू टोटल एसेट रेशो आ जाती है, जो बहुत ज्यादा जो उसकी हेल्थ असर्टेन करती है फॉर एंटरप्राइज, फाइनेंशियल हेल्थ। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये एक और अहम कंसेप्ट है। द इंटरेस्ट कवरेज रेशो मेजर्स द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अ कंपनी हैज फ्रॉम डिफॉल्ट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स। द लोअर द रेशो द ग्रेटर द फाइनेंशियल रिस्क, जितनी लोअर रेशो होगी उतनी फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होगा। हम दोबारा शुरू कर रहे हैं जी, दोबारा शुरू करें। देयर इज अनदर रेशो वेरी जो कंसेप्चुअली हमें पता होनी चाहिए, दैट इज नोन एज द इंटरेस्ट कवरेज रेशो। The interest coverage ratio measures the company's ability to meet interest payments as they come due. It is calculated by dividing income before interest expense and income tax expense by interest expense. For example, ये कैसे होगी मैथमेटिकली, इस स्लाइड पे गौर कीजिएगा। नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस इनकम टैक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है दैट कम्स इक्वल टू द इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये सर्टन करती है जैसे हमने कहा। जेंटलमैन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ लेक्चर 27 माशाल्लाह। बिफोर क्लोजिंग दिस लेक्चर फाइनली, एज यू नो कि मैं आपसे इस लेक्चर की पूरी समरी शेयर करना पसंद करूंगा एज पर फॉर्मेट, सो दैट यू रिकैप्चुलेट ऑल द पॉइंट्स कि हमने इस लेक्चर में क्या कुछ पढ़ा है। हमने वी डिफाइंड दी लायबिलिटीज एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। हमने लायबिलिटीज को डिफाइन किया और करंट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के दरमियान डिफरेंस की बात की। We also accounted for the note payable and interest payable। note payable पे हमने बात की और interest payable पे भी हमने बात की कि दो क्या चीजें हैं, conceptually इनकी क्या वैल्यू और किस तरह है। Then we also described the cost relating to payable। different costs जो हैं relating to payable, इस पे भी हमने बात की बड़ी in length। and we also described the cost relating to payrolls। जो payrolls को relate करती हैं cost, उन पे भी हमने बात की। Then gentlemen, we also prepared an amortization table allocating payments between interest and principal। amortization टेबल की बात की कि इंटरेस्ट क्या है और प्रिंसिपल क्या है, उस पर बातचीत हुई। वी आल्सो डिस्क्राइब्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड एक्सप्लेन द टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट फाइनेंसिंग। हमने बॉन्ड्स पे बड़ी तफसीलन बात की, वो टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट फाइनेंसिंग पे भी बात की कि कंसेप्चुअली इनका क्या बेनिफिट है एंटरप्राइज को। वी आल्सो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू के कंसेप्ट पे बात हुई। एंड वी आल्सो अकाउंटेड फॉर द पोस्ट रिटायरमेंट कास्ट पे भी बात की। वी आल्सो डिस्क्राइब दी एंड अकाउंट फॉर दी डेफर्ड इनकम टैक्सेस पे हमने बात की कि डेफर्ड इनकम टैक्सेस का क्या कंसेप्ट है, इनको कैसे लेके चलने हैं और कैसे है सारा। देन जेंटलमैन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ लेक्चर 27 माशाल्लाह। एज यूजुअल बिफोर फाइनली वी क्लोज दिस लेक्चर, हर लेक्चर के एंड पे मैं आपसे और शुरू में दो मैसेज शेयर करता हूँ, सो दैट के अल्लाह ताला इस इल्म के नाफे इल्म के सदके हमारी जिंदगी में बाहर आ जाए और बेहतरी और हम और प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग बन जाए। फैक्ट ऑफ लाइफ क्या है? इफ एवरीवन इज हैप्पी विद यू देन श्योरली यू हैव मेड मैनी कॉम्प्रोमाइजेस इन योर लाइफ। अगर हर कोई आपसे खुश है तो यकीनन आपने लोगों को अकोमोडेट किया और आपने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। एंड इफ यू आर हैप्पी विद एवरीवन श्योरली यू हैव इग्नोर्ड मैनी फॉल्ट्स ऑफ अदर्स। और अगर आप सबसे खुश हैं तो आपने लोगों की बहुत सारी गलतियों को इग्नोर किया है, माफ किया है और उनको टॉलरेट किया है,
और आपने उनको अकोमोडेट किया है, तो यही बेस्ट मेथड होता है। वी लिव इन द ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग्स जब ह्यूमन बीइंग्स के साथ रहते हैं तो वो अकोमोडेट भी करते हैं और एक दूसरे को टॉलरेट भी करते हैं। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। देन अदर थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इज वट एवर यू डिसाइड टू डू, जिंदगी में जो भी आप करना चाहें, मेक श्योर इट मेक्स यू हैप्पी। कोशिश करेंगी आपको खुश करे, अंदर से ज़मीर की खुशी मिले, रूह की खुशी मिले, जिसमें लतीफ़ की खुशी मिले। कोशिश करें इसमें ऐसी हेल्प, ऐसी चीज़, ऐसा एक्ट हो जिसमें हमारे किसी हसद या नौज़बिल्ला किसी नेगेटिव ईवल की तस्कीन ना हो रही हो, बल्कि हमारे ज़मीर की और जिसमें लतीफ़ की तस्कीन हो रही हो। वी शुड बी विद दैट जेंटलमैन। विद दिस आई बेग लीव। और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरा और आपका हमेशा हामी और नासर हो, मुझे और आपको अपने वालिदैन की खिदमत करने की हिम्मत तौफीक दे। अल्लाह पाक मेरे और आपके दिल की सारी दुआएं कबूल करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।